हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इकोनॉमिकल लेक्चर नंबर 9 को स्टार्ट कर रहे हैं, मनी मल्टीप्लायर्स। तो मनी मल्टीप्लायर में क्या होता है? आरबीआई जब M0 मतलब क्या, एक्स्ट्रा मनी मार्केट में ऐड करती है, तो उससे मार्केट में कितने मनी सप्लाई में कितना चेंज आता है, उसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो इसका फॉर्मूला होता है M3/M0। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई में आरबीआई के फंक्शंस देखते हैं। तो बैंकर टू द बैंक्स एंड रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड मैनेजर ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, अब DICGC क्या होता है? आरबीआई जो है एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, प्रोवाइड करती है जो बैंक डिपॉजिटर से। फॉर एग्जांपल, आपने किसी बैंक में जब पैसे डिपॉजिट करें, अब इन केस वो बैंक रन हो गई, तो क्या होता है, आपके पैसे सारे चले जाते हैं। इसी केस में क्या होता है, आरबीआई ने एक स्कीम निकाली DICGC। मतलब क्या, इसमें आरबीआई जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है आपके अमाउंट पे। तो फॉर एग्जांपल, जब भी बैंक पे 100 रुपीज़ जमा होते हैं, तो बैंक को जो है 12 पैसे जो है का इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है। ठीक है, और आपका 5 लाख तक का अमाउंट आपका रिकवर हो सकता है इन केस ऑफ बैंक रन। ठीक है, अब इसमें कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव दोनों बैंक्स कवर होती है। ये जो रिकमेंडेशन है, ये विमल जारल कमेटी ने दी थी। इसके बाद आता है नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स। मतलब क्या, 2 टाइम जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसको नेशनलाइज कर दिया गया था, 2 राउंड में। फर्स्ट राउंड में जो 14 बैंक्स 1970 में करी गई थी। सेकेंड राउंड में 1980 में 6 बैंक्स को कर दिया था। रीज़न क्या बताता है? बेटर टू मैनेज एसेट लायबिलिटी मिसमैच। मतलब क्या, गवर्नमेंट का कहना था कि जो छोटी बैंक्स हैं, ये सारी छोटी बैंक्स हैं, ये बड़े लोन्स नहीं दे सकती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाहिए रहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चाहिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें 10 साल के लिए लोन चाहिए या 20 साल के लिए लोन चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगते हैं। लाइक इसी को बोलते हैं हम एसेट लायबिलिटी मैनेज मिसमैच। करेक्ट, ये बैंक नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल, हमने 10 साल का लोन दिया है तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क का है। मतलब आपको इसके रिटर्न्स और इंटरेस्ट जो है 10 साल बाद मिलेगा। करेक्ट, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो लेंडिंग रेट मतलब क्या, कि बैंक जब लोन प्रोवाइड करती है भी किसी किसी भी पर्सन को, तो उस पर इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करती है उसको हम बोलते हैं लेंडिंग रेट। अब लेंडिंग रेट दो तरह के होते हैं, इंटरनल बेंचमार्किंग और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग मतलब क्या होता है कि बैंक जो है अपने खुद में ही एक कंडीशन या फिर कुछ पॉलिसी बना रखी है, अकॉर्डिंग टू दिस जो अपनी एमसीए मतलब इंटरनल जो भी लोन का रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो चेंज करती है। फॉर एग्जांपल, MCLR का एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे क्या है, आरबीआई ने कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस सेट करी थी बैंक्स के लिए कि आप जो टेन्योर प्रीमियम, मतलब क्या, आपने 10 साल का लोन दिया है तो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क का है, तो आप इस पर रेट चार्ज करो, हायर रेट चार्ज करो। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब क्या, आपने किसी आपके पास जो है बिल्डिंग्स है, आपके पास एम्प्लॉयज़ है, कंप्यूटर्स है, इसका वो कॉस्ट लगता है। तो करेक्ट, तो आप इससे भी जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करो, इसको भी इंक्लूड करो इंटरेस्ट रेट पे अपने लोन के साथ में। नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR मतलब क्या, आप CRR पे इंटरेस्ट रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा है। करेक्ट, तो आप ये इसको भी जो है अपने लेंडिंग रेट में इंक्लूड करो लोन की। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब क्या, फॉर एग्जांपल, भूल गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स मतलब क्या, हाँ, सपोज करो कि आप जब आरबीआई और जब आप SBI पे आप बैंक में अपना डिपॉजिट जमा करते हो, सेविंग अकाउंट में या फिक्स्ड डिपॉजिट में, तो आपको जो है इंटरेस्ट कुछ मिलता है। करेक्ट, आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है उस पर। तो उसको भी जब आप चेंज करो, फॉर एग्जांपल आपने बैंक ने जो 4 से सेविंग अकाउंट में 4.5 जो इंटरेस्ट रेट चेंज करा है, तो इसको भी जो आपने लोन पे दिखाओ और इंक्रीज़ करो। ठीक है, तो लैंडिंग रेट अपना इस तरह अपना मैनेज करो और इंक्रीज़ करो। लेकिन बैंक करते क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बहुत बेकार रहता है। मतलब क्या, कि आरबीआई ने CRR चेंज कर दिया, मतलब आपका 4% से 3% कर दिया। इसका मतलब क्या, जो लोन के रेट है वो भी कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बैंक 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने लगा देते हैं मार्केट में कुछ रीज़न देखने के लिए। ठीक है, तो बाद में आरबीआई ने क्या करा, एक्सटर्नल बेंचमार्किंग मतलब क्या, बैंक्स को बोला कि जो अपने रेट हैं, इंटरेस्ट रेट है, वो रेपो रेट या फिर गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल से, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल से या फिर ABL से जो है लिंक करो। साथ में हर 3 मंथ में इसको रिवैम्प करो। मतलब क्या, आपको हर 3 महीने में अपना इंटरेस्ट रेट चेक करना पड़ेगा, उसको रिवैम्प करना पड़ेगा। जिससे क्या होता है,
अब इससे बोल सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन जो है काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, इसको जो रिकमेंड किया था वो जनक राज कमेटी ने करा था। ठीक है, जनक राज कमेटी ने। इसके बाद हम आते हैं बेसल गाइडलाइंस पे। तो बेसल जो है एक जगह है जगह का नाम है जहाँ पे इंटरनेशनल बैंक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, मतलब कोई अगर बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो उस केस में बैंक अपना जो को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, हम डिपॉजिटर्स के अमाउंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ कैपिटल टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल दे रखी है। मतलब क्या, बैंक को कुछ नाम कैपिटल्स मेंटेन करना पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल इन केस बैंक रन होता है तो वो कैपिटल सेल करके जो है अमाउंट को वसूल सकते हैं, मतलब डिपॉजिटर्स को उसका पैसा लौटा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, टीयर 1 कैपिटल मतलब हाईली लिक्विड कैपिटल, इनको मार्केट में अच्छी जल्दी बेचा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में इसके लेके ऑपरेशनल बैंक ऑपरेशनल रह सकता है, डूबेगा भी नहीं और डिपॉजिटर्स के पैसे भी उन्हें मिल जाएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टीयर 2 कैपिटल। वैसे से हम जिसे नीचे जाते हैं टीयर 2 कैपिटल तो इसकी वैल्यू थोड़ी गिर जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल, टोटल कैपिटल। इसके बाद हम चलते हैं तो न्यू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स, मतलब क्या, ये बैंक्स जो है एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जारी करती काफ़ी ज़्यादा हाई कूपन रेट पे, ताकि लोग इस पर परचेज करें और काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट इनको मिलता है। लेकिन क्या, जब बैंक डूब जाते हैं तो इन केस जिनको प्रिंसिपल पे अमाउंट जो है पे करने से मना कर सकती है कि हम आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करेंगे। ठीक है, द बैंक में आल्सो डिसाइड नॉट टू पे बैक द प्रिंसिपल अमाउंट। साथ ही में काफ़ी ज़्यादा अनसिक्योर्ड रहते हैं और परपेचुअल बॉन्ड्स रहते हैं। मतलब क्या, कि इनकी कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहता है, मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स। इसके बाद हम आते हैं टीयर 2 कैपिटल पे। तो ये भी साथ में अनसिक्योर्ड रहते हैं, इनकी इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते टीयर 2 बॉन्ड्स की। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पे ऑफकोर्स प्रिंसिपल अमाउंट पे करने से बैंक जो है मना कर सकती है बैंक रन पे, और द इशूअर डिसाइड द मैच्योरिटी पीरियड, यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड रहता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम रिस्क पे। तो रिस्क क्या होते हैं, जब भी बैंक लोन प्रोवाइड करती है तो कुछ रिस्क रहते हैं। तो उसके 3 टाइप्स होते हैं, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। क्रेडिट रिस्क में क्या होता है कि हो सकता है जो जिसने लोन लिया है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। मतलब क्या, कि वो लोन प्रोवाइड ही ना कर, वापस से इंटरेस्ट रेट आपका पे ही नहीं कर पाए और साथ में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जो है चला जाए, तो इसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिस्क। अब मार्केट रिस्क क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने जो गोल्ड पे लोन लिया तो आपको पता है एलटीवी, मतलब क्या, आपने 1 लाख का गोल्ड रखा तो आपको उस पर 90,000 रुपये बैंक ने लोन में दे दिए। अब सपोज करो बैंक एक टाइम बाद गोल्ड की प्राइस इतनी गिर गई कि आपका 1 लाख का गोल्ड की प्राइस हो गई 90,000। ठीक है, अब आपको सोचो खुद ही कि डिपॉजिट जिसने लोन लिया है वो क्या लोन प्रोवाइड करेगा वापस से, मतलब आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी देगा प्लस इंटरेस्ट रेट भी पे करेगा। क्यों करेगा ऐसा, तो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है कि मतलब जो आपने एसेट होल्ड करे उनकी वैल्यू गिर जाए मार्केट में, तो कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क। सेकेंड होता है ऑपरेशनल रिस्क। मतलब क्या, कोई पर्सन आया और आपने फेक नोट एक्सेप्ट कर लिया, उसके फेक नोट एक्सेप्ट कर लिया, फिर फेक कॉइन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, या फिर आपने एक पर्सन ने लोन लिया और नकली गोल्ड थमा दिया और बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, या फिर गलत पेपर्स, रॉन्ग पेपर्स जो है सबमिट कर दिए प्रॉपर्टी के, जिस पे उन्होंने लोन ले लिया, तो इसको बोलते हैं ऑपरेशनल रिस्क। तो ये सारे रिस्क जो है बैंक लोन देते वक्त फेस करता है। ठीक है, तो आई होप आपके लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।